विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सेमुषि प्रथमो भाग के अष्टमः पाठः का अध्ययन करेंगे और आज हमारा शीर्षक होगा विद्यार्थियों लोह तुला। जो हमारा पाठ है अष्टमः पाठ है उसका शीर्षक क्या है? लोह तुला। लोह तुला से तात्पर्य है विद्यार्थियों लोहे की तराजू। यह एक कथा है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में हम जानेंगे कि लोहे की तराजू की क्या भूमिका रहती है इस कथा के अंदर। विद्यार्थियों इस कथा का अध्ययन हम दो भागों के अंदर करेंगे। प्रथम भाग के अंदर हम लोहविष्टेन श्रेष्ठिना असत्य कथनस्य वर्णनम इस विषय का अध्ययन करेंगे और शेष बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगले भाग के अंदर करेंगे। और हमारे जो प्रश्नोत्तर हैं उनके विषय में हम उसके उपरांत जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में। विद्यार्थियों लोह तुला जो पाठ है वह पंचतंत्र से लिया गया है और पंचतंत्र महाकवि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। तो सर्वप्रथम हम विद्यार्थियों महाकवि विष्णु शर्मा के बारे में जानते हैं, पंचतंत्र के बारे में जानते हैं और फिर उसके पश्चात पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों अब हम चलते हैं ग्रंथकार की ओर और ग्रंथकार के विषय में हम जानते हैं। देखिए ग्रंथ का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है और क्या उनका परिचय है विद्यार्थियों? महाकवि विष्णु शर्मा और जो हमारे कथा है उस कथा के जो रचयिता है महाकवि विष्णु शर्मा, उनका समय यहाँ पर दिया हुआ है 200 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य। और वह मध्य समय किसका है विद्यार्थियों? राजा अमर शक्ति का। जो राजा अमर शक्ति के जो पुत्र थे उन पुत्रों के अध्ययन के विषय में, उनकी राजनीति में पारंगत करने के विषय में यह पंचतंत्र लिखा गया था। अब हम इसे अक्षरशः पढ़ते हैं और आगे की ओर चलते हैं। महाकवि विष्णु शर्मा 200 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य ने राजा अमर शक्ति के पुत्रों को राजनीति में पारंगत करने के उद्देश्य से पंचतंत्रम नामक सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है। इन्हें अर्थात इन्हीं भागों को तंत्र कहा गया है। पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं। विद्यार्थियों हमने जाना कि जो हमारा कथा है, हमारी कथा है वह कथा पंचतंत्र से ली हुई है और पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं। वह 5 तंत्र किस प्रकार से हैं? क्योंकि जो इसके भाग है वह भाग 5 है और इनके भाग को क्या कहा गया है? तंत्र कहा गया है। तो यहाँ पर 5 तंत्र होने के कारण इसे क्या कहते हैं? पंचतंत्र। चलिए विद्यार्थियों आगे और जानते हैं इसके विषय में। देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वप्रथम इसका 5 तंत्रों में जो विभाजित किया गया है, जो विभाजन किया गया है वह विभाजन सर्वप्रथम क्या है? मित्र भेद। अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं। इसमें 2 मित्रों में फूट डालने संबंधित 22 कथाएं वर्णित है। अर्थात विद्यार्थियों जो नामकरण किया गया है मित्र भेद है वह उसके अनुसार ही इसके अंदर 2 मित्रों के अंदर जो फूट डाली जाती है, जो विवाद करवाया जाता है उससे संबंधित 22 कथाएं यहाँ पर वर्णित है। मित्र संप्राप्ति, इसमें मित्र बनाने की नीति से संबंधित 6 कथाएं वर्णित है। काकोलुकीयम, इसमें स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु से मिलने एवं उसके नाश से संबंधित 16 कथाएं वर्णित है। और कौन से तंत्र है विद्यार्थियों? इसमें लब्ध प्रणाश, इसमें शिक्षा विषयक 11 कथाएं वर्णित है। और अंतिम तंत्र क्या है विद्यार्थियों? अपरीक्षित कारकम, इसमें बिना सोच विचार के किए गए कामों के दुष्परिणामों से संबंधित 16 कथाएं वर्णित है। तो विद्यार्थियों हमने जाना कि इस पुस्तक के अंदर 5 तंत्र हैं और उन 5 तंत्रों के अंदर क्या क्या है और देखते हैं विद्यार्थियों। इस ग्रंथ में अत्यंत सरल शब्दों में लघु कथाएं दी गई है। अर्थात ये जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर जो कथाएं दी गई है वह कथाएं सरल शब्दों में और लघु दी गई है, छोटी छोटी दी गई है। और एक बात और मैं बता दूं विद्यार्थियों आपको, इस ग्रंथ के अंदर पशु पक्षियों को आधार लेकर अर्थात उनकी भूमिका के आधार पर कथाएं लिखी गई है।
इनके माध्यम से ही लेखक ने नीति के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया है। इन छोटी छोटी कथाओं के आधार पर ही वहां पर शिक्षा प्रदान की गई है। चलिए विद्यार्थियों, आगे की ओर चलते हैं और हमारा जो पाठ है उस पाठ के अंदर जो ग्रंथ परिचय दिया हुआ है उसको हम एक बार देखते हैं। अयम पाठः, यह पाठ विष्णु शर्म विरचितम पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्र भेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्रम, वह कथा ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य, इस कथा ग्रंथ मित्र भेद नामक तंत्रस्य। अब हमने देखा था कि उसके 5 तंत्र है, उन 5 तंत्रों में से जो मित्र भेद नामक तंत्र है उस तंत्र के संपादित अंश है। अर्थात यह जो हमारा पाठ है वह मित्र भेद नामक तंत्र के संपादित अंश है, उसका एक अंश है। अश्याम कथायाम एक जीर्णधन नामक है, इस कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक, वणिक किसे कहते हैं विद्यार्थियों? व्यापारी को। वणिक कौन होगा? व्यापारी। विदेशात व्यापारम कृत्वा, विदेश में व्यापार करके, विदेश से व्यापार करके प्रत्यावर्त, प्रत्यावर्त से क्या तात्पर्य है? लौट कर संरक्षित न्यास रूपेण, न्यास से क्या तात्पर्य है? धरोहर। जो अपनी संरक्षित अर्थात कहीं पर रखी हुई थी उस रक्षित धरोहर को के रूप में प्रदत्ताम तुलाम, और वह धरोहर क्या थी? तुला। धनिकात याचते, उस सेठ से मांगता है। याचते से क्या तात्पर्य है? मांगता है। तात्पर्य यह हुआ विद्यार्थियों कि इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटता है और जो अपनी संरक्षित धरोहर है तुला, उसको वह उस व्यापारी से वापस मांगता है। आगे क्या है विद्यार्थियों? परंच स धनिकः वदति, परंतु वह जो धनिक है न्यास के रूप में जिसके पास तुला रखी गई थी, वह धनिक अर्थात सेठ क्या कहता है? यत तस्य तुला तु मूषकै भक्षिता, कि तुम्हारी जो तराजू है वह तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। ततः स वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, उसके बाद वह व्यापारी जो व्यापार करके आया था, वह व्यापारी धनिकस्य पुत्रम, शेठ के पुत्र को स्नानार्थम, स्नान के लिए नदीम प्रति नयति, नदी की ओर ले जाता है, नदी पर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा, वह उसे वहां ले जाकर चश एकश्याम गुहायाम निलीयते, गुहायाम से क्या तात्पर्य है? गुफा में, और निलीयते छिपा देता है, वह उसे वहां ले जाकर एक गुफा के अंदर छिपा देता है। आगे क्या होता है विद्यार्थियों देखिए। प्रत्यावर्तिते सती, वापस लौटने के बाद या वापस लौटने के समय पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति, उसके वापस लौटने पर जो सेठ है वह पूछता है अपने पुत्र को न देखकर, मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा जो शिशु है, मेरा जो पुत्र है वह कहाँ है? स वदति, वह कहता है, यत तव पुत्र शैनेन अपहृतः, वह कहता है कि जो तुम्हारा पुत्र है वह तो शैनेन मतलब बाज के द्वारा, अपहृत उठा ले गया, तुम्हारा पुत्र तो बाज के द्वारा उठा ले गया। तदा उभौ विवदवन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, जब दोनों विवाद करते हुए न्यायालय की ओर चले जाते हैं, वहां पर न्यायाधीशों के द्वारा न्याय किया जाता है। वह दोनों विवाद करते हुए न्यायालय में चले जाते हैं
और न्यायालय में ही उनके विवाद का निस्तारण किया जाता है। यह इस कथा के अंदर वर्णित है। अब विद्यार्थियों, विगतवार हम इस कथा का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि कथा किस प्रकार से है। अब हमारी कथा यहाँ से आरंभ होती है। हमने कथा के सारांश को जाना, कथाकार को जाना और कथा ग्रंथ को भी हमने जाना। अब हम जो हमारी कथा है उसकी ओर अग्रसर होते हैं और उसे पढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आसीत कस्मिंचिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र है। अधिष्ठाने से क्या तात्पर्य है? स्थान पर। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक वणिक पुत्र अर्थात बनिए का पुत्र था। आसीत से क्या तात्पर्य है? था। अब यहां पर वणिक पुत्र की अपेक्षा क्या हम ले सकते हैं? वणिक का पुत्र क्या हुआ विद्यार्थियों? वणिक, तो हम उसे व्यापारी ही कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों? किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी था। सच विभवक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत। विभवक्षयात से क्या तात्पर्य है? धनाभाव के कारण, और देशांतरम दूसरे देश में, वह धनाभाव के कारण दूसरे देश में गंतुम इच्छन जाने की इच्छा से व्यचिंतयत विचार करता है। अब वह दूसरे देश में जाना चाहता है, दूसरे स्थान पर जाना चाहता है और उसको जाने के लिए वह विचार करता है। अब क्या विचार करता है विद्यार्थियों? वह देखते हैं। वह विचार करता है कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। इस प्रकार से वह विचार करता है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में उसका जो विचार है वह श्लोक के रूप में है। हम इसका अध्ययन श्लोक के अनुसार करते हैं। सर्वप्रथम हम इसका पदच्छेद करेंगे, फिर उसके बाद में इसके शब्दार्थ को स्मरण करेंगे, शब्दार्थों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इसका भावार्थ और हिंदी अनुवाद को हम देखेंगे। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इसका क्या करते हैं? पदच्छेद करते हैं। देखिए, यत्र देशे अथवा स्थाने, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो, तस्मिन् विभवहीनः यो यह वशेत स पुरुषाधमः। इस प्रकार से हमने इसका अन्वय किया है। अन्वय नहीं किया विद्यार्थियों अभी तक हमने इसका सिर्फ पदच्छेद किया है और पदच्छेद के आधार पर ही हम आगे इसका अन्वय करेंगे। देखिए, यहाँ पर है पुरुषाधमः, तो पुरुषः अधमः, इस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समास किया हुआ है, इसलिए हम इसको अलग नहीं करेंगे और यहाँ पर यही शब्द रखेंगे, पुरुषाधमः। अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनको देखते हैं। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों के आधार पर हम एक वाक्य का निर्माण करेंगे और उसी वाक्य के आधार पर हम एक अन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, शब्दार्थ क्या है? यत्र, यत्र से क्या तात्पर्य है? जिस देशे, देश में, अथवा या स्थाने, स्थान पर, भोगा ऐश्वर्य का, और भुक्तः भोग किया हो, और अंत में स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से। अब जो हमारे पास शब्दों के अर्थ आए हैं उन अर्थों के आधार पर हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं। देखिए, जिस देश में या स्थान पर ऐश्वर्य का भोग किया हो, लेकिन उस ऐश्वर्य का भोग किस प्रकार से किया है? अपने पराक्रम से। तो इसको हम ऊपर पढ़ेंगे, जिस देश में या स्थान पर अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो। इस प्रकार से हमारे पास में एक वाक्य है। उस वाक्य को हम संस्कृत के अंदर
उसको पंक्तिबद्ध करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्तः, और यह पंक्ति हमारे पास में यहाँ पर उपस्थित है। अब हम इस पंक्ति के आधार पर ही अन्वय निर्माण करेंगे, लेकिन हमारे पास में अभी तक श्लोक की द्वितीय पंक्ति है। सर्वप्रथम हम उसका शब्दार्थ करते हैं और शब्दार्थ के आधार पर उससे अन्वय निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे पास द्वितीय पंक्ति है तस्मिन। तस्मिन का शब्दार्थ क्या होगा विद्यार्थियों? उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा उस स्थान पर विभवहीन, धनहीन होकर यह जो वशेत रहता है, स वह पुरुषाधमः, अधम अर्थात नीच पुरुष है। इस प्रकार से जो हमारी द्वितीय पंक्ति है उसका शब्दार्थ हमारे सम्मुख है। अब हम इसके आधार पर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। देखिए, उस स्थान पर धनहीन होकर जो रहता है वह अधम पुरुष है। इस प्रकार से हमारे पास में जो पंक्ति है वह आ जाती है, अर्थात हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो जिस क्रम से लिखे गए हैं उसी क्रम से हमारी पंक्ति है। तो हम इसे एक बार यहाँ लिख देते हैं, तस्मिन विभवहीनः यह वसेत स पुरुषाधमः। इस प्रकार से हमने इस पंक्ति को यहाँ पर लिख दिया है। अब दोनों पंक्तियों को हम एक साथ लिखते हैं और एक साथ लिखने पर वह क्या हो जाती है विद्यार्थियों? अन्वय के रूप में हमारे सामने आ जाती है। श्लोक हमारे सामने है, अन्वय हमारे सामने है। इन दोनों को एक बार पुनः हम देखते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। यहाँ पर यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा, भोगा से पूर्व क्या लाएंगे? स्ववीर्यतः भोगः भुक्तः। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगः भुक्तः। और यह पंक्ति इसी प्रकार से यहाँ पर ली गई है, तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। यहाँ पर जो गलती है उसको सही कर लेते हैं। क्या होगा विद्यार्थियों? पुरुषाधमः। इस प्रकार से हमने इसको सही कर लिया है। एक बार फिर से मिलान कर लें, पुरुषाधमः। अब विद्यार्थियों हमारे पास में अन्वय है। अब सर्वप्रथम हम जो हमारे पास अन्वय आया है उस अन्वय के अर्थ को अर्थात उसके पद परिचय को हम जानेंगे। वहाँ पर हम इसके शब्दार्थ को भी जानेंगे एक बार पुनः। चलिए हम इसके पद परिचय और शब्दार्थ को जानते हैं और फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? देशे है, देशे विसर्ग नहीं है, सीधा सीधा शब्द है। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? देशे। तो उसका अर्थ क्या हुआ? राष्ट्रे। पद क्या है? यह देशे अकारांत है, पुल्लिंग का पद है और सप्तमी विभक्ति एक वचन में इसका रूप होता है। तो क्या रूप होता है सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंदर? देशे। भुक्तः, भुक्ता से क्या तात्पर्य है? सेवितः। यहाँ पर भुज धातु है और प्रत्यय कौन सा है? त प्रत्यय। अब हमने पिछले पाठ के अंदर पढ़ा था कि त प्रत्यय लगने के बाद में उसके रूप चलते हैं, पुल्लिंग में राम की तरह हैं। तो इसके भी अगर रूप चलेंगे तो कैसे चलेंगे विद्यार्थियों? पुल्लिंग में राम की तरह चलेंगे। और यहाँ पर क्या बनेगा? भुक्तः। अगला पद है हमारे पास में तस्मिन। तस्मिन का क्या अर्थ है? तत्र। तद शब्द है नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? तस्मिन। यह, यह से हमारे पाठ के अंदर क्या अर्थ है? यह पुरुष है। यहाँ पर यद सर्वनाम है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? यह। वशेत। वशेत से क्या तात्पर्य है? वाशम कुर्यात। वश धातु है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? वसेत। शह। स का हम जानते हैं विद्यार्थियों, शह पुरुष है। यह तद सर्वनाम है और उसके पुल्लिंग प्रथम विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है इसका? शह।
अब विद्यार्थियों हमारा जो श्लोक था हम उसके भावार्थ को जानते हैं। भावार्थ क्या है विद्यार्थियों हमारे पास में, यस्मिन देशे अथवा स्थाने। जो हमारा भावार्थ है उसी भावार्थ से हम हिंदी अनुवाद करके उसके भावों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यस्मिन देशे अथवा स्थाने येन स्वस्य पराक्रमेण सुख साधनानां भोगः क्रियते तस्मिन् देशे अथवा स्थाने यदि कश्चित् धनहीनः तिष्ठति तर्हि स जनः पुरुषेषु अधमः भवति। इस प्रकार से हमारा भावार्थ है। अब पुनः इसका अध्ययन करते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए, यस्मिन देशे, जिस देश में, अथवा स्थाने या स्थान पर, येन स्वस्य पराक्रमेण, जो अपने पराक्रम से, सुख साधना नाम भोग क्रियते, सुख साधनों का उपभोग करता है। अर्थात किसी स्थान, किसी देश में कोई व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से यदि अगर वहां पर सुख साधनों का उपभोग करता है, तस्मिन् देशे अथवा स्थाने, उसी देश अथवा उसी स्थान पर, कश्चित् धनहीनः तिष्ठति, कोई धनहीन होकर रुकता है, तरहि स जनः पुरुषेषु अधमः भवति, वह व्यक्ति पुरुषों में अधम होता है, अर्थात वह नीचे की ओर गिना जाता है। इस प्रकार से है। तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कोई व्यक्ति यदि अगर किसी स्थान पर पूर्व में अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से सुख सुविधाओं को उपभोग करता है, तो उसके पश्चात जब वह धनहीन हो जाता है, तो धनहीन होने के उपरांत में यदि अगर वह वहां पर उपस्थित रहता है तो वह पुरुषों में अधम माना जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ है। चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद भी देखते हैं। हमारे पास हिंदी अनुवाद क्या है विद्यार्थियों, जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम द्वारा सुख साधनों का भोग किया हो, उस देश अथवा स्थान पर यदि कोई धनहीन होकर रहता है तो वह व्यक्ति पुरुषों में नीच माना जाता है, अधम माना जाता है। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक था उस श्लोक का हमने अध्ययन किया। अब हम हमारी कथा की ओर पुनः लौटते हैं। जो वणिक था वह विचार कर रहा था, उस विचार के दौरान हमने इस श्लोक को जाना। अब क्या होता है विद्यार्थियों, तस्य च गृहे, उसके घर में, जो वणिक था उसके घर में, लोह घटिता, घटिता से क्या तात्पर्य है, बनी हुई, पूर्व पुरुषोपार्जिता, पूर्व पुरुषोपार्जिता से क्या तात्पर्य है, जो उसके पूर्वज हैं उनके द्वारा उपार्जित। तुला आसीत, एक तुला थी, तुला से क्या तात्पर्य है, तराजू। तो विद्यार्थियों उनके घर में क्या थी, एक तराजू थी, और कौन सी तराजू थी, लोहे की बनी हुई थी और उसके पूर्वजों के द्वारा उपार्जित की हुई थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित। ताम, ताम से क्या तात्पर्य है, उस तुला को, उसको, कस्यचित् श्रेष्ठिनो, श्रेष्ठिनो से क्या तात्पर्य है, सेठ के, उस तुला को किसी सेठ के गृहे, घर में, निक्षेप भूताम, धरोहर स्वरूप, कृत्वा रख कर, देशांतरम प्रस्थित, किसी दूसरे देश में प्रस्थान कर जाता है। इस प्रकार से जो हमारी कथा थी, उस कथा के अंदर जो वणिक था, उस वणिक के घर के अंदर उसके पूर्वजों के द्वारा रक्षित एक लोह की तुला थी। उस लोह तुला को वह किसी धनिक, किसी सेठ के घर धरोहर के रूप में रखकर अन्य देश की ओर प्रस्थान कर जाता है। अब विद्यार्थियों जो हमारे पद हैं, उन पदों के आधार पर ही हमने इस कथा के शब्दार्थों को जाना है। और अब हम आगे की ओर देखते हैं कि आगे हमारी कथा के अंदर क्या है। ततः शुचिरम कालम, तब वह, उसके पश्चात, सुचिरम से क्या तात्पर्य है, अधिक, कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्।
ततः उसके बाद सुचिरम काफी समय तक, अत्यधिक समय के बाद, देशांतरम अलग अलग देशों में भ्रमण करके, यथेच्छाम अपनी इच्छा से, भ्रांत्वा घूमकर, भ्रांत्वा से क्या तात्पर्य है, घूमकर या पर्यटन करके, पुनः स्वपुरम आगत्य, वह अपने पुर में, अपने देश में पुनः आ जाता है। आकर के आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत, वह उस सेठ को कहता है। अब जो धनिक था, उस धनिक के घर जो वणिक था, व्यापारी था, वह आता है और आने के बाद में कहता है, क्या कहता है विद्यार्थियों, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, दीयताम, दीजिए, में सा निक्षेप तुला, जो मेरी तुला धरोहर के रूप में यहाँ पर रखी गई है, वह तुला मुझे दीजिए। शो अवदत, तात्पर्य है स अवदत, भो नास्ति सा, वह कहता है कि वह तो नहीं है। ऐसा कौन कहता है, धनिक सेठ कहता है। त्वदीय तुला मूषकै भक्षिता, जो तुम्हारी तुला है वह तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। इस प्रकार से वह जो सेठ है प्रत्युत्तर देता है वणिक को। अब हमने इस भाग के अंदर देखा विद्यार्थियों कि जो वणिक था वह देशांतर, दूसरे देशों में घूमकर वापस पुनः अपने देश आता है। देश आकर सर्वप्रथम वह जो व्यापारी है, जो धनिक है, सेठ है, उसके घर जाता है और अपनी जो धरोहर स्वरूप जो तुला रखी हुई थी, उस तुला को वापस लेने के लिए वह उसके समक्ष उपस्थित होता है। और तुला मांगने पर सेठ उसे प्रत्युत्तर देता है। क्या प्रत्युत्तर देता है, त्वदीया तुला मूषकै भक्षिता, जो तुम्हारी तराजू है वह तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। अब हम जो हमारे पद परिचय हैं उनको देखते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास पद है विद्यार्थियों तस्य। तस्य से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, यहाँ पर जीर्ण धनस्य, और यहाँ पर तद सर्वनाम है, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, और एक वचन में क्या रूप बनता है, तस्य। गृहे, वासगृहे, गृह शब्द है नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति, एक वचन में क्या रूप बनता है, गृहे। आशीत, आशीत से क्या तात्पर्य है, भूतकाल के अंदर होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है था। आश धातु है और लंग लकार। अब हम जानते हैं कि जो भूतकाल का विषय होता है, जब भूतकाल का प्रसंग होता है तो कौन सा लकार प्रयुक्त किया जाता है, लंग लकार। वहां पर प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है, आसीत। ताम, ताम से वहां पर क्या अर्थ लिया गया है, तुलाम, और यह क्या है, तद स्त्रीलिंग का रूप है, और प्रथम विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनता है, ताम। कृत्वा, यहां पर क्री धातु है और त्वा प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों प्रस्थित, प्रस्थित से क्या तात्पर्य है, प्रस्थानम कृतम, यहां पर प्रस्थित शब्द है, उसके पुल्लिंग प्रथम विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, प्रस्थित। भ्रांत्वा, भ्रमणम कृत्वा, इसका तात्पर्य है, और भ्रम धातु है और त्वा प्रत्यय है। मूषकै, मूषक द्वारा। अब यहाँ पर मूषक मूल शब्द है और उसके पुल्लिंग तृतीय विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है, मूषकै। अब विद्यार्थियों हम हमारी कथा की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं वहां पर क्या होता है। सेठ के द्वारा जो उसकी तराजू है, लोहे की तराजू है, वह उसे देने के लिए वह मना कर देता है। अब जीर्ण धन अवदत, जीर्ण धन कहता है। जीर्ण धन कौन था विद्यार्थियों, वह वणिक पुत्र जो देशांतर गया हुआ था और लौटकर वापस आता है। भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, नास्ति दोषः ते, तुम्हारा दोष नहीं है। वह उस सेठ से कह रहा है कि तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकै भक्षिता, यदि चूहों के द्वारा खा ली गई है, ईदृश एव अयम संसारे, ईदृश इसी प्रकार का, अयम संसार है, एव अयम संसार है, इसी प्रकार का ही है यह संसार, अर्थात यह संसार इसी प्रकार का ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, शाश्वतम अस्ति से क्या तात्पर्य, स्थिर है, यहां पर कुछ भी स्थिर नहीं है। इस प्रकार से
जो जीर्ण धन है वह कह रहा है। अब विद्यार्थियों आगे क्या है, परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, अब मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम आत्मीयम, आत्मीयम से क्या तात्पर्य है, अपने, एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति, प्रेषय से क्या तात्पर्य है, भेज दीजिए। तत्त्वम, इसके पश्चात वह क्या कहता है, जीर्णधन है कि मैं स्नान के लिए जाऊंगा। अतः तुम अपने इस शिशु, उस शिशु का नाम क्या है, धनदेव, धनदेव नाम के शिशु को मेरे साथ स्नानादि उपकरण देकर, स्नानादि उपकरण सौंप कर या देकर प्रेषय भेज दो, ऐसा वह जीर्णधन कहता है सेठ से। अब विद्यार्थी जो हमारे पास पद आए हैं उनके परिचय को एक बार देखते हैं, फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। ते, तव, युष्मद षष्ठी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, ते। अब विद्यार्थी वहां पर दो ही रूप बनते हैं, ते भी बनेगा और तव भी बनेगा। भक्षिता, भक्षिता से क्या तात्पर्य है, खादिता, यहाँ पर भक्ष धातु है और त प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों त प्रत्यय होने के बाद में उसके रूप चलेंगे तीनों लिंगों में। यहाँ पर स्त्रीलिंग का और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है हमारे पास में भक्षिता। नद्याम, नदी स्त्रीलिंग का शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन का यह रूप है। गमिष्यामि, गम धातु है और लिट लकार है, क्योंकि जब भी भविष्य की बात होगी वहां पर लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। उसके उत्तम पुरुष और एक वचन का यह रूप है गमिष्यामि। त्वम, युष्मद प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है। किंचित अत्र, क्या विच्छेद हुआ, किंचित और अत्र, यहाँ पर कौन सी संधि है, जशत्व संधि। जशत्व संधि के अंदर विद्यार्थियों यहाँ पर तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, तो तय का तृतीय वर्ण क्या होगा विद्यार्थियों, त, थ, द। तो यहाँ पर तृतीय वर्ण क्या होगा, द। तो हमारा पद क्या बनेगा विद्यार्थियों, किंचिद, और इसके अंदर मिल जाएगा, पद बनेगा किंचिदत्र, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, जशत्व संधि। अब विद्यार्थियों हमने आज के प्रथम भाग का अध्ययन किया। इस भाग के अंदर हमने अंत में देखा कि जो जीर्णधन है वह जो सेठ है उसके पुत्र के साथ स्नान के लिए जाता है। अब विद्यार्थियों वह स्नान के उपरांत क्या घटना वहाँ पर होती है, क्या और किस प्रकार से वह लौटता है, उसको जानने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद।